हाय एवरीवन, आई वेलकम यू टू द वे टू हील। यार आज की इस वीडियो में हम लोग सेटेट के लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। सेटेट जुलाई 2023 एक क्लास मैंने पहले ले लिया है, वो हमने अपलोड कर दिया है कल। आज हमारी ये दूसरी क्लास है जहाँ पे हम लोग CTP मॉक टेस्ट 2 करने वाले हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए 15 क्वेश्चन उठा रहा हूँ। आप सबको पता है एक पेपर में टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं एक सब्जेक्ट से। CTP का आप देखेंगे 30 क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे मैंने 15 क्वेश्चन उठाया है कल और 15 मैं आज उठा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन हम लोग एक्सप्लेन करके चल रहे हैं। मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूँ क्या क्या पॉसिबल है, उससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है वही बता रहा हूँ। और हम लोग बाद में थ्योरी की भी क्लास करेंगे। मैं आपको थ्योरी भी पढ़ाने वाला हूँ इसी चैनल पे, सारे सब्जेक्ट का पढ़ाऊँगा। और अभी हम लोग फिलहाल क्या कर रहे हैं, मैंने जो भी क्वेश्चन लिया है ना वो सेटेट दिसंबर 2022 का लिया है। आज के जो वीडियो में और कल के वीडियो में जो भी मैंने बात किया था वो 6 फरवरी का क्वेश्चन है। 6 फेब में जो भी पेपर आया था, पेपर 1 का CTP है ये, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं, इजीली आपको चीज़ें मिल जाएगा। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन आज का जो हमारा क्वेश्चन है 15 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं क्या लिखा है। लो परफॉर्मेंस ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम द डिसएडवांटेज बैकग्राउंड इन स्कूल इंडिकेट्स दैट, यानी कह रहे हैं कि विद्यालय में जो सुविधा वंचित जो बच्चे हैं, सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं, उसमें निम्न स्तरीय निष्पादन किस का संकेत है। यानी कि अगर वो बच्चा अच्छा इम्प्रूव नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसका परफॉर्मेंस बहुत लो है, तो वो किस वजह से है, उस चीज़ से क्या इंडिकेट होता है। सबसे पहला ऑप्शन है कि स्कूल कैटर्स टू द नीड्स ऑफ ऑल स्टूडेंट। कह रहे कि स्कूल जो है ना बच्चों के सारे नीड को देखता है। अगर बच्चा सारे नीड को देख लेगा तो बच्चे का लो परफॉर्मेंस फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात तो गलत है। उसके बाद करें कि देयर पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। करें कि उसके जो माता पिता है ना, बच्चे के अभिभावक है ना, वो शिक्षा के महत्व को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये भी ज़्यादा सही नहीं है, चूँकि यहाँ स्कूल की बात कही गई है। C नंबर हमारा है कि स्कूल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ ऑल द चिल्ड्रेन। ये वाला हमारा सही है, चूँकि यही गलत है। क्या कह रहे हैं, स्कूल जो है ना रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सारे के सारे बच्चों के जो नीड्स हैं, जो बच्चों को जो ज़रूरत है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। आवश्यकता जो है ना बच्चों की, उसको मतलब फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, पूरा नहीं कर पा रहा, जिस वजह से बच्चों के अंदर लो परफॉर्मेंस हो रहा है। तो C हमारा राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिसेबिलिटी इज अ रिजल्ट ऑफ इम्पेयर्ड इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड सोशल फैक्टर। विच मॉडल ऑफ द डिसेबिलिटी सपोर्ट दिस व्यू। चलिए हम लोग हिंदी देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि विकलांगता व्यक्तिगत और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। देखिए हम लोग अगर आसान भाषा में समझे ना, ये कह रहे हैं कि जो डिसेबिलिटी जो इंसान का है ना, वो इंसान के खुद के साथ यानी व्यक्तित्व के साथ, उसके व्यक्तिगत और सोशल फैक्टर के साथ एक इंटरेक्शन है। तो ये भाई हमारा सोशल फैक्टर की बात कर, सोसाइटी की बात कर, तो इसका आंसर भी हमारा सोशल हो जाएगा। यानी कौन सा व्यू है, तो ये सोशल व्यू है, मेडिकल व्यू नहीं है, चैरिटी नहीं है, ह्यूमन राइट नहीं है, सोशल व्यू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विद हियरिंग इम्पेयरमेंट अ टीचर शुड। मतलब हिंदी में समझा देता हूँ क्वेश्चन में। यहाँ पे कह रहे हैं कि सक्सेसफुल इंक्लूजन का मतलब होता है समावेशन का मतलब है कि जो बच्चे नॉर्मल बच्चे हैं और जो डिसेबल बच्चे हैं, उन सबको एक साथ क्लास में रखना। डिसेबल किसी भी तरह से हो सकता है, फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकता है, या फिर हेयरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से नहीं बच्चा कम सुन पा रहा है, तो उसका समावेशन आप कैसे करेंगे। यानी कि नॉर्मल बच्चे को और कोई बच्चा हेयरिंग इम्पेयरमेंट वाला है, सुनने में दिक्कत है, तो उसको आप एक साथ कैसे लिखेंगे। देखो एक साथ रखने के लिए आप क्या करेंगे, एक्सटेंसिवली यूज़ ऑफ लेक्चर मेथड फॉर प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। आप अगर लेक्चर मेथड देंगे वहाँ, तो जो बच्चे को हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, जो बच्चे को सुनने में दिक्कत है, वो तो सुन ही नहीं पाएगा ना, ये भी नहीं होगा। दूसरा आप क्या करेंगे, ओरल टेस्ट लेंगे, यानी कि उसका मौखिक टेस्ट लेंगे। तो भाई सुनने में ही दिक्कत है बच्चे का, तो आप मौखिक टेस्ट कैसे ले लेंगे, तो ये भी नहीं हो पाएगा। रेस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ साइन लैंग्वेज इन द क्लास। आप क्लास में साइन लैंग्वेज नहीं देंगे, बिल्कुल बोल के करेंगे, ऑडियो में देंगे, तब भी दिक्कत है भाई। बच्चा को तो साइन लैंग्वेज की ज़रूरत है ना। अगर कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो उसको साइन लैंग्वेज की ज़रूरत है, चूँकि सुन तो पा ही नहीं रहा, ठीक है। डी देखते हैं कि इंश्योर दैट द ओरल कम्युनिकेशन इज सप्लीमेंटेड विद द विजुअल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि आप जो भी चीज़ दिखा रहे हैं ना, या फिर क्या करें कि ओरल कम्युनिकेशन ओरल जो भी आप चीज़ बोल रहे हैं ना, ओरल कम्युनिकेशन, उसके साथ साथ आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी देंगे। यानी कि अगर क्या करेंगे आप, ये कर सकते हैं कि भाई जो सबटाइटल बोर्ड में लिखा हुआ है डिजिटल बोर्ड में, या फिर आप जो भी बोल रहे हैं ना, तो उसको संकेत के साथ भी समझा रहे हैं, हाथ पर हिला करके एक तरह से समझा रहे हैं आप, ठीक है ना, बॉडी लैंग्वेज के साथ। यानी कि ओरल के साथ साथ विजुअल भी ज़रूरी है, ताकि वो बच्चा देख के समझ पाए जो चीज़ वो सुन नहीं पा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि स्टूडेंट विद
गिफ्टेडनेस आर लाइकली टू, यानी कि प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं ना वो किस तरह से होते हैं। गिफ्टेड बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे क्या होते हैं, वो नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंसी उसकी ज़्यादा होती है, IQ ज़्यादा होता है, वो चीज़ों को जल्दी समझ जाता है, जल्दी रिएक्ट कर पाता है, चीज़ों को डिफरेंट वे में सोच पाता है। तो ये क्या होगा, लैक इंट्यूटिव होगा एंड अंडरस्टैंड द बेसिक, यानी बेसिक समझने में इसको परेशानी होगी, बिल्कुल कम सहज होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, बहुत अच्छे से समझ रहा होगा। रिस्पॉन्ड मच स्लोअर देन देयर पेयर्स, करके अपने जो पेयर्स हैं ना, सहपाठी जो है, उनके साथी जो हैं, दोस्त यार, उनसे भी स्लो रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, उनसे स्लो जवाब दे पा रहा है, तो ऐसा भी नहीं होगा। विदड्रॉ वेरी क्विकली इफ़ द टास्क इज़ चैलेंजिंग, ऐसा कुछ नहीं है। गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं ना वो चैलेंजिंग चीज़ों को अच्छे से कर पाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी, शो ईगरनेस, एक मिनट ये हटा दूँ, शो ईगरनेस टू फाइंड द सॉल्यूशन, किसी भी चीज़ के सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगरनेस होगा उसके अंदर, बहुत ज़्यादा उसको समझ रहे हो ना कि मतलब कि एकदम वो रहेगा, क्यूरियस रहेगा कि हाँ भाई मैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करूंगा, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह से होगा। तो इसका डी हमारा ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 20 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन विल कॉज चैलेंज टू द स्टूडेंट हैविंग अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। पहले तो इसको समझते हैं कि ये है क्या, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखिए, जिस बच्चे के अंदर भी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है ना, ये एक तरह की बीमारी आप समझ लो, डिसऑर्डर है एक तरह का। ऐसे बच्चे क्या होते हैं, ये एक जगह टिक के नहीं बैठते हैं, आपने उसको अपनी सीट में बैठा दिया, वो इधर उधर कूदता रहेगा, ठीक है। आप कोई एक काम करने देंगे, वो एक बार में बैठ के वन सीट में या वन गो में नहीं कर पाएगा, वो बार बार में करेगा। छोटा छोटा आप उसको काम देंगे, टुकड़े में तोड़ के देंगे तो वो इजीली कर लेगा, एक काम पूरा नहीं कर पाएगा। एक बड़ी लंबी क्लास है, उसमें आपको उसको बैठा देंगे तो वह नहीं कर पाएगा। बेसिकली ऐसे बच्चे बिल्कुल अटेंशन नहीं दे पाते लंबे टाइम तक। इसको थोड़े थोड़े टाइम में दे सकते हैं आप काम, या फिर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा काम दे सकते हैं तो ये कर पाएगा। यानी कि एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता, एक जगह टिक के कोई काम नहीं कर सकता, ये होता है बेसिकली। तो हमारे पास सवाल ये है कि जो कौन सा जो प्रोविज़न होगा, कौन सी चीज़ होगी जो बच्चे के लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, एकदम बच्चा ये कर ही नहीं पाएगा, बोले कि अरे ये क्या टेंशन हो गया, एक तरह की चुनौती हो जाएगी। ये क्या होगा भाई, पहला है कि एक्सेस टू असिस्टिव टेक्नोलॉजी फॉर राइटिंग असाइनमेंट, रिटर्न असाइनमेंट के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी, यानी अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो असाइनमेंट को लिख सकता है, तो ये तो उसके लिए आसानी होगी ना, चूँकि वो खुद से कर ही नहीं सकता है इतना काम। स्टिमुलेटिंग अ रेंज ऑफ सेंसेस, अलग अलग सेंस का स्टिमुलेट करना, ये भी उसके लिए आसानी हो जाएगी। ब्रेकिंग असाइनमेंट इनटू स्मॉल एंड मैनेजेबल चंक्स, यानी कि असाइनमेंट जो है ना उसको छोटे छोटे टुकड़े में बांट दो कि हाँ भाई आपको ये टॉपिक लिखना है, कल को दूसरा टॉपिक दे दो, इस तरह से करोगे तो इसके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। और अब हमारे पास लास्ट क्या है, लास्ट हमारे पास, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 20, हाँ। अब हमारे पास ये वाला ऑप्शन क्या है कि लेक्चरिंग फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक। अगर उस बच्चे को आप लेक्चर देते रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक बिना किसी ब्रेक के, तो वो ये काम कर ही नहीं पाएगा। तो कौन सा चैलेंज होगा उसके लिए, क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर डी जो है ना, ये करना इसके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, बिल्कुल ये कर ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास असर्शन एंड रीजन का है। मैंने कल बताया था असर्शन रीजन में क्या होता है, यानी कि अभिकथन एक होगा हमारे पास, एक तर्क होगा। तो हम पहले अभिकथन को पढ़ेंगे वो सही है या नहीं, और फिर हम तर्क को पढ़ेंगे कि क्या ये तर्क उस अभिकथन को सपोर्ट कर रहा है नहीं। तो हम लोग सबसे पहले असर्शन को देखते हैं, अभिकथन को। अ टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू कोलैबोरेट, डू ग्रुप वर्क एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कोऑपरेटिव लर्निंग। करें कि एक टीचर को ना बच्चों को इनकरेज करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो कोलैबोरेट करे, एक दूसरे का हेल्प करे, सपोर्ट करे, कोऑपरेट करे, और फिर कोऑपरेट करके एक दूसरे को बता के पार्टिसिपेट करके चीज़ों को सीखे। तो हाँ, ये अच्छी बात है भाई, ऐसा करना चाहिए। बच्चे अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चों के अंदर एक दूसरे को हेल्प करने की भावनाएं आएगी, बच्चा कुछ सीख भी पाएगा एक दूसरे से, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, तर्क क्या है, लर्निंग इज सोशल एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज कलेक्टिवली। करें कि हाँ भाई लर्निंग जो है ना, सीखना जो है ना एक सोशल एक्टिविटी है, और बच्चा कलेक्टिवली यानी कि आपस में मिलजुल के सीखता है। तो हाँ भाई इसका ए हो जाएगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है ना। यानी कि आर और ए दोनों सही है, और आर जो है ना एक सही तर्क है ए का, यही बात कह जा रहे हैं, तो हमारा ए सही है। नेक्स्ट वन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग डज नॉट वैल्यू एक्टिव रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। यानी बच्चे एक्टिव, कौन सा ऐसा मेथड है यहाँ पे जहाँ पे बच्चा एक्टिवली नहीं सीख रहे हैं, मतलब बच्चा पैसिवली सीख रहे हैं। एक तो बिहेवियरल कंडीशन है, पहले हम लोग समझते हैं सब होता क्या है। पेयर कोलैबोरेशन है, डिस्कवरी लर्निंग है, रेसिप्रोकल टीचिंग है। देखिए रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है, बेसिकली बच्चे ग्रुप में, टीचर भी उसके साथ होते हैं, बच्चे ग्रुप में सीखते हैं, आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं, जहाँ पे यहाँ पे रीडिंग इंप्रूव करने के लिए बेसिकली ये काम किया जाता है। डिस्कवरी लर्निंग में क्या होता है, बच्चे डिस्कवर करके नॉलेज को डिस्कवर करते हैं, लर्निंग करते हैं डिस्कवर करके। पेयर कोलैबोरेशन में क्या होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, जहाँ पे बच्चे यानी दोस्त आपस में एक दूसरे को हेल्प करके, कोलैबोरेट करके, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके सीखते हैं।
ये बिहेवियरल कंडीशनिंग यहाँ क्या होता है, यहाँ बच्चे एक्टिव नहीं होते, यहाँ पे कंडीशनिंग की जाती है। जैसे कि बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको वो चीज़ बार बार करवाई जाती है, फिर उसको वो चीज़ की उस चीज़ की आदत लग जाती है, लत लग जाती है, वो करने लग जाता है। तो यही वाला हमारा हो जाएगा, यानी कि कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग डज नॉट वैल्यू एक्टिव लर्निंग। तो ये एक्टिव लर्निंग को वैल्यू नहीं दे रहा है बिहेवियरल टीचिंग, या फिर हम लोग इसको क्या कहें, व्यवहार अनुकूल जो है ना, ये एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा नहीं दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, स्टूडेंट्स लर्न बेटर एंड इफेक्टिवली बाई। मतलब बच्चा सबसे अच्छा और इफेक्टिवली कब सीखता है, किस तरह से सीखता है। पैसिव इमिटेशन से, यानी कि बच्चा हाँ बस रट रहा है, मतलब आपने कुछ उसको बता दिया, वो सीख लिया, उसको करके खुद सीखना नहीं है। पैसिव इमिटेशन से नहीं, बिल्कुल नहीं। रिवार्ड एंड पनिशमेंट से, यानी अच्छा कर रहा है आप उसको रिवार्ड दे रहे हो, गलत कर रहा है पनिशमेंट दे रहे हो, यहाँ भी अच्छा बच्चा नहीं सीखेगा। रोट मेमोराइजेशन मतलब रट्टाफिकेशन से, है ना, बच्चा रट रहा है तो वहाँ अच्छा नहीं सीखेगा। यहाँ सबसे अच्छा बच्चा सीख पाएगा जहाँ पे आप कर रहे हैं, एक मिनट, यहाँ पे इंक्वायरी एंड डिस्कवरी, बच्चा इंक्वायरी कर रहा है, पूछ रहा है, अपने नॉलेज को खोज कर पा रहा है, तो यहाँ पे बच्चा सबसे अच्छा सीखेगा। इफेक्टिव लर्निंग यहीं पे होगी। अब हमारे 24 देखते हैं। 24 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हिंडर्स डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अमंग द स्टूडेंट्स। निम्न में से कौन सा विद्यार्थी के समस्या समाधान कौशल के विकास को बाधा डालता है, यानी कि रोकता है। एनालॉजिकल थिंकिंग नहीं, ये तो भाई मतलब आप अगर ये समझे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को एनालॉजिकल थिंकिंग तो बढ़ाता है। फंक्शनल फिटनेस हो सकता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रॉब्लम इन मल्टीपल वेज, एक तरह के प्रॉब्लम को ना आप मल्टीपल तरीके से आप बता रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ पे आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है यहाँ भी बढ़ेगा। फोकस ऑन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, एक पर्टिकुलर टास्क है, इस टास्क को सोचने के लिए जो भी उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ना उस पर बच्चा फोकस कर रहा है, तब भी सीख पाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होगी, फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब होता है, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, पर कार्यात्मक स्थिरता, यानी बच्चा एक ही तरह से सोच पाएगा, जो भी प्रॉब्लम दो वो एक ही तरह से सोच पाएगा। तो यही एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन को हिंडर करेगा, रोकेगा, बाधा डालेगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है कि इन व्हाट वेज शुड अल्टरनेटिव कंसेप्शन कैरिड बाय स्टूडेंट्स बी एड्रेस्ड बाय द टीचर। सबसे पहले हम लोग समझ ये क्या कह रहे हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि बच्चों के अंदर जो वैकल्पिक अवधारणाएं है ना, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस है, जिसको हम लोग नायब कॉन्सेप्शन भी कहते हैं, NAIVE, नायब कॉन्सेप्शंस भी कहते हैं। इसको टीचर को किस तरह से एड्रेस करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बता दूं नायब कॉन्सेप्शंस क्या होते हैं। देखिए जैसे बचपन में हम लोग देखते थे ये चांद है, हम लोग क्या सोचते थे कि हम जब चल रहे हैं ना, यहाँ है, फिर हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो चांद भी हमारे साथ साथ चल रहा है। या फिर आप जब ट्रेन में सफ़र करेंगे तो हमें क्या लगता है कि पेड़ पौधे जो भी जितनी भी चीज़ें हैं ना वो हमारे साथ साथ चल रही होती है, ठीक है, आपको भी ये चीज़ फील होता है। तो इस तरह की कुछ भी चीज़ें होंगी जो बच्चा मतलब जो है ना वैकल्पिक अवधारणा बना ली कि हाँ ऐसा होता होगा, बच्चे को लगता है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है। तो बच्चे के जो भी नायब कॉन्सेप्शंस हैं ना, जो भी ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस हैं या फिर हम लोग कहें वैकल्पिक अवधारणाएं हैं, इसको टीचर को अच्छे से एड्रेस करना चाहिए। अगर बच्चा ऐसा कुछ पूछता है तो सबसे पहले बच्चे को इनकरेज करिए, उसको प्रोत्साहित करिए। आप जब एक टीचर प्रोत्साहित करते हैं बच्चों को ना, तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और वो पूछ पाता है, और फिर वो उस बेस पे हम लोग ये मानते हैं कि जो नायब कॉन्सेप्शंस होते हैं ना बच्चों के अंदर, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस जो होते हैं, वैकल्पिक अवधारणा है, उससे बच्चा उसके बेस पे नई चीज़ों को सीखने में मतलब बच्चे को मदद मिलती है, हेल्प मिलता है। तो सबसे पहले क्या है, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस शुड बी इग्नोर्ड विदाउट एनी डिस्कशन, इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करेंगे। दूसरा, स्टूडेंट्स शुड नॉट बी अलाउड टू शेयर एनी अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन, ये भी गलत है। हम लोग भी बिल्कुल स्टूडेंट को अलाउ करेंगे शेयर करने के लिए। स्टूडेंट्स शुड बी इनकरेज टू शेयर देयर आइडियाज़ एंड दीज शुड बी डिस्कस थ्रूली, मतलब स्टूडेंट को हम अलाउ करेंगे वो अपने आइडियाज़ को शेयर करें और हम उसको डिस्कस भी करेंगे थ्रूली। दूसरा क्या, स्टूडेंट्स शुड बी पनिश्ड, पनिशमेंट तो हम देंगे ही नहीं किसी भी केस में, ठीक है, तो हमारा सी ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए मोटिवेशन दो तरह से होता है, एक तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। यहाँ पे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है कि बाह्य मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरणा। एक होता है हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब होता है अंत अभिप्रेरणा, मतलब अंदर से इंसान मोटिवेट होता है। जैसे आपको कुछ चीज़ इसलिए सीखना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, अच्छी समझ हो, या आप कोई चीज़ इसलिए सीखना है कि आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी है ना वो आपका पूरा हो, फुलफिल हो, तो ये होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। या फिर आपको इसलिए सीखना है कि भाई आप सीखेंगे आज तो आपको मतलब कि पैसे मिलेंगे, मनी के टर्म में आप देख रहे हैं, या फिर कोई अच्छा कहेगा कि अरे ये तो कितना अच्छा लड़का, मेहनती लड़का है, तो फिर वो हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है, जो कि बाहर से मोटिवेशन होता है। तो कह रहे हैं कि कौन सा इसमें से इंट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जाम्पल है,
लर्निंग टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी, ये तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना भाई। आप अपने क्यूरियोसिटी को, अपने जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए पढ़ रहे हो। लर्निंग टू इंप्रूव अंडरस्टैंडिंग, आप अपनी समझ को बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो, ये भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। लर्निंग टू विन कैश प्राइज, आप पैसे जीतने के लिए पढ़ रहे हो, तो ये आपका एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, बाह्य अभिप्रेरणा है। लर्निंग टू मास्टर स्किल, कोई स्किल को आप बढ़ाने के लिए पढ़ रहे हो, तो ये भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। तो सी हमारा सही आंसर है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होगा कि हाँ भाई पढ़ोगे तो आप एक विद्वान बन सकते हो, आपके अंदर नॉलेज अच्छी आएगी, एक अच्छा टीचर बन सकते हो, ये अंदर का मोटिवेशन होता है। ठीक है, होपफुली कि आपको बात समझ में आ रही होगी। 27 क्वेश्चन में है कि सायमा अट्रीब्यूट्स हर फेलियर टू लैक ऑफ एबिलिटी एंड कंसीडर एबिलिटी एज फिक्स्ड। एक्सपीरियंसिंग रिपीटेड फेलियर विल लीड टू द डेवलपमेंट इन हर। मैं क्वेश्चन हिंदी में समझा रहा हूँ कि सायमा जो है ना बार बार फेल हो रही है, और अपने फेलियर को मतलब अपने फेलियर को वो क्या कहती है कि मेरे अंदर एबिलिटी की कमी है इसलिए मैं फेल हो रही हूँ। और वो ये भी मान के चल रही है कि एबिलिटी जो इंसान के अंदर होता है ना वो फिक्स होता है, वो कभी बढ़ घट नहीं सकता है। मैं जितनी मेहनत कर लूँ, कुछ कर लूँ, मेरे अंदर जो एबिलिटी है वही एबिलिटी रहेगी। तो जब वो बार बार फेल कर रही है तो उसकी वजह से क्या डेवलप होगा उसके अंदर? क्यूरियोसिटी। क्या बार बार अगर फेल होगे तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप होगा पढ़ने की? नहीं, बिल्कुल नहीं। लर्न हो हेल्पलेसनेस, आप हेल्पलेसनेस फील करोगे, आपको गर्व भी नहीं होगा, आपको आशा भी नहीं जगेगी। आशा तो तब जगेगी ना जब आप बहुत अच्छा करोगे, या गर्व तब होगा जब आप बहुत अच्छा करोगे, या जिज्ञासा आपकी कब जगेगी? जब आप बहुत अच्छा करोगे। जब फेल हो रहे तो आपको क्या होगा? लर्न हेल्पलेसनेस, मतलब कि आपको असहायता फील होगा, लगेगा कि आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, मैं तो बेकार हूँ, या इस तरह की फीलिंग हमें आती है। हालांकि ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कंटिन्यूटी विंस द रेस, आप जब कॉन्टिन्यूस रहते हैं ना किसी चीज़ में तो आप ज़रूर एक दिन जीतेंगे, ज़रूर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, और 3 क्वेश्चन बच रहे हैं, 28, 29, 30। 28 में कह रहे हैं कि यू वांट योर स्टूडेंट्स टू रिमेंबर सर्टेन इन्फॉर्मेशन। आप ये चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों को बेसिकली कोई एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन है वो याद करवाना चाह रहे हैं। आप इस पर्पज़ में क्या करेंगे? कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? या फिर नहीं, सॉरी, क्या चीज़ बचेंगे करने से? क्या करेंगे? आस्किंग देम टू पैसिवली रिसाइट द सेम मेनी टाइम्स। आप ये करने से बचेंगे कि उसको सेम चीज़ को बार बार पढ़ने कहेंगे ताकि उसको याद हो जाए। मेकिंग कनेक्शंस विद देयर प्रीवियस नॉलेज, हाँ ये बिल्कुल करेंगे। आप करेंगे कि उसके पुराने जो ज्ञान है ना उससे आप जोड़ने की कोशिश करेंगे, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे उस ज्ञान को अप्लाई करने का अपने रियल लाइफ में, जो वास्तविक जीवन है उसमें अप्लाई करने के लिए। और क्या करेंगे? प्रोवाइड एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स फॉर दैट कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल प्रोवाइड करेंगे उस कॉन्सेप्ट के लिए। तो आप किस चीज़ को अवॉइड करेंगे? ऑप्शन नंबर 1, यानी कि आप उसको पैसिवली याद करने के लिए, रोड मेमोराइजेशन के, रट्टाफिकेशन के लिए मना करेंगे, उसको समझाएंगे, चीज़ों को रिलेट करेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन हमारा रह रहा है फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज पर्सनल फैक्टर विद द इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग, यानी अधिगम में जो है ना पर्सनल फैक्टर कौन सा है? स्कूल क्लाइमेट, ये एक पर्सनल फैक्टर थोड़ी है। स्कूल का क्लाइमेट मतलब स्कूल का क्लाइमेट कैसा है, अच्छा है बुरा है, ये आप पे डिपेंड करता ही नहीं है, ये आपके हाथ में नहीं है। हेरिडिटरी एक पर्सनल फैक्टर है, हो सकता है बिल्कुल, क्योंकि हेरिडिटरी मतलब अनुवांशिकता है ना, ये एक पर्सनल फैक्टर है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, आप किस कल्चर में रह रहे हो, किस समाज में रह रहे हो, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, ये आपके हाथ में नहीं है, एक पर्सनल फैक्टर हो नहीं सकता। टीचर्स पेडागोजी, ये भी आपके हाथ में नहीं है कि एक टीचर अच्छा है बुरा है, कैसा मतलब बुरा इन द सेंस की मतलब सब्जेक्ट के मैटर में उसकी पेडागोजी कैसी है उनकी, तो ये आपके हाथ में नहीं है। हाथ में तो खैर हेरिडिटी भी नहीं है, लेकिन एक पर्सनल है, मतलब हर बच्चे की हेरिडिटी अलग हो सकती है। अगर किसी स्कूल का क्लाइमेट ख़राब है, अच्छा है, तो वो सब बच्चों के लिए। कल्चर अगर किसी जगह का ख़राब है, अच्छा है, तो सब बच्चों के लिए। टीचर की पेडागोजी अगर अच्छी है, ख़राब है, तो सब बच्चों के लिए। लेकिन हेरिडिटी आपका पर्सनल है, हर एक बच्चे की हेरिडिटी अलग अलग होती है, अनुवांशिकता अलग अलग होती है, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उनके माता पिता कैसे हैं, ये डिपेंड करता है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे करें कि लर्निंग इज़ नेगेटिवली इन्फ्लुएंस बाई, जब आप कोई चीज़ सीखते हैं ना, लर्निंग वो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कब होता है? जब स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय टीचर। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है एक तरह का हेल्प, जब हम बच्चे को हेल्प करते हैं सीखने के लिए। बच्चा कुछ सीख नहीं पा रहा है, हमने थोड़ा हेल्प कर दिया, बच्चा सीख लिया, तो ये स्कैफोल्डिंग होता है। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, अगला है कि फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। बच्चा जब होपलेस फील करता है कि अरे मुझसे तो ये हो ही नहीं पाएगा, है मैं तो मर गया, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो ये होता है फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। यहाँ पे आपकी लर्निंग जो नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है ना, मतलब कि नकारात्मक प्रभाव इसमें पड़ता है। पेरेंट रिच एनवायरनमेंट होगा स्कूल में, तब भी लर्निंग पॉजिटिव होगा। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन एज पर द नीड ऑफ द स्टूडेंट, यानी जिस बच्चों को जैसे नीड है, जैसी उसकी आवश्यकता है, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार आप उसको अगर इंस्ट्रक्शन देंगे, उसको पढ़ाएंगे, उसके चीज़ों को बताएंगे, सपोर्ट करेंगे, तो अच्छा कर पाएगा। यानी कि यहीं पर एक दिक्कत हो जाएगी कि जब बच्चों के अंदर होपलेसनेस आ जाएगा ना, कि मतलब अरे मैं तो कर ही नहीं सकता, या मैं तो कर ही नहीं सकती, तो वो चीज़ कर नहीं पाएगा वो। So thank you so much for just listening and just cooperating with the questions.
होपफुली कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई चीज़ अगर प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप बता देना, और बाकी अगर PDF चाहिए इस क्वेश्चन की तो आपको ये भी मैं दे दूंगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।